अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? क्या चल रहा है साहब? बस आप बताएं क्या चल रहा है? बड़ी जॉगिंग शॉगिंग कर रहे हैं आजकल आप। ये आपका उसने नज़र है, जॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। कल परवेज़ मुशर्रफ साहब को देखा, वो गोल्फ क्लब में वॉक शॉक कर रहे थे, उसके बाद खड़े हुए मैं थे। उसकी जो तबसरे पढ़ रहा था, लोगों ने कहा कि जनाब मुशर्रफ साहब को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। दुबई गोल्फ कोर्स से निकल रहा है, हाँ, तो लोग कह रहे हैं अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। अब जाहिर है वो उम्र के इस हिस्से में है कि वो नकाहत और कमज़ोरी तो होगी, निशान लाजमी तो होगी, लेकिन एक और बात, उससे इबरत निकाल लेना ये थोड़ा सा, लेकिन उससे इबरत एक और सूरत में तो निकाली जा सकती है। जो पीछे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि अभी एक जर्नैल का भी एहतसाब होने वाला है। नहीं हो रहा है, होने वाला और हो रहा में बड़ा फ़र्क है। हाँ, हो रहा है, एक उन्होंने फैक्ट बयान किया कि उसके खिलाफ केस चल रहा है। होने वाला है उन्होंने नहीं कहा, अगर होने वाला है कहते हैं ना, उसका मतलब है कि वो खबर दे रहे हैं, खबर नहीं को दे रहे। उन्होंने कहा कि उसको हम ट्राई कर रहे हैं, कोर्ट ट्राई तो कर रही है, मुशर्रफ को ट्रायल तो हो रहा है। वैसे क्या ट्रायल होगा? क्या आपको लगता है, क्या मुशर्रफ साहब को सज़ा हो जाएगी? मुश्किल है। क्यों आपको लगता है हो जाएगी? नहीं, देखें, कई उन्होंने तो जिस अंदाज़ में ये बात कही, उन्होंने कहा कि 3 वज़राए आज़म को हम सज़ा दे चुके हैं। आप इस अदलिया को 2009 वाली अदलिया ना समझें, हमें उससे पहली वाली अदलिया के साथ कंपेयर ना करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुशर्रफ को सज़ा सुना रहे हैं, नहीं, उन्होंने ये कहा कि उसका फैसला आ रहा। हाँ, वो फैसला इधर भी आ सकता है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल उसमें ये कहा है कि हम ट्राई कर रहे हैं, मुशर्रफ का मुकदमा चल रहा है। ये नहीं कहा कि हम उसको लटकाने जा रहे हैं, सज़ा सुनाने जा रहे हैं। मुकदमा तो चल रहा है ना, ये तो फैक्ट है ना। अच्छा आसिफ साहब, एक साहब परसों हमें बता रहे थे, ज़फ़रुल्लाह खान साहब, ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज़ के हेड भी रहे यहाँ पे, नवाज शरीफ के मुशीर जो रहे। नहीं, ये दूसरे ज़फ़रुल्लाह खान साहब। तो वो मुझे बता रहे थे कि आर्टिकल 6 में जो आपको उसमें सिर्फ वो इस बात का फैसला करते हैं कि आया आप गिल्टी हैं या नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 6 में हाई ट्रीज़न की सज़ा बयान किया है, उस आर्टिकल हाई ट्रीज़न की बात की गई है, और हाई ट्रीज़न एक्ट असल में शारीज़ को देखता है। सही। और हाई ट्रीज़न एक्ट में तो चूँकि ये पहली दफ़ा हुआ है, जैसे हमारी फ़िक़्ह है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चूँकि इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इस्लामी हुकूमत होती, इम्प्लीमेंट होती तो चीज़ें सामने आती हैं। अब यहाँ पे ये हुआ है कि उसमें सज़ा तो बयान कर दी गई है कि हाई ट्रीज़न में या सज़ा मौत होगी या उम्र कैद होगी, तीसरी सज़ा कोई नहीं, लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं हैं। उसमें यह भी नहीं बयान किया गया कि कौन सी कोर्ट इसको सुनेगी, हाई कोर्ट सुनेगी, सेशंस कोर्ट सुनेगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। चुनांचे जब तारीख़ में पहली दफ़ा ये इशू सामने आया कि मुकदमा चलना है, तो एक नई कोर्ट बनानी पड़ी। सही। अब नई कोर्ट बन गई है। अब उसमें देखें कि उसमें शर्त सिर्फ ये है कि हाई ट्रीज़न का मुकदमा वफाकी हुकूमत या उसके ऑथराइज्ड पर्सन के बगैर इनिशिएट नहीं हो सकता। सही। अच्छा, उसी सेक्शन आर्टिकल के अंदर ये बात हाई ट्रीज़न एक्ट में बात की गई है कि कोर्ट को ये लोग भेजेंगे, या वफाकी हुकूमत भेजेगी या उसको नुमाइंदा भेजेगा। अब जिसको भेज रहे हैं उसके लिए कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। कोर्ट के पास जब कोई चीज़ आती है ना, तो फिर कोर्ट तो पूरा फैसला करती है। यानी कोर्ट सज़ा दे सकती है इस केस में? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर चूँकि स्टैट्यूट ने को बहुत वाज़ेह नहीं कहा, स्टैट्यूट ने ये नहीं कहा कि मामला पार्लियामेंट को रेफर होगा। सही। यानी वो कोई एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन नहीं है, दैट इज़ कोर्ट। उसके जो हाई ट्रीज़न एक्ट में भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो उसके लिए कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोर्ट के पास मामला, जब मामला कोर्ट के पास जाता है तो देखिए कोर्ट से तो फिर डिसीजन आता है। कोर्ट कोई एक कमीशन तो नहीं है जो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है, जैसे ये आपका था एबटाबाद का था या कोई और था, जावेद इकबाल साहब वाला कमीशन। ऐसा तो ये नहीं है कि ये सिर्फ आपको फैक्ट्स लेके बताएगा कि इसने किया या नहीं किया। ये तो फिर पूरा केस है, मेरा ख्याल है, मेरी राय में ये पूरा केस है। अच्छा, मैं क्योंकि देखें आप तो कानून के एक्सपर्ट हैं, आप लॉयर भी हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन ज़फ़रुल्लाह खान साहब से जब मैंने बात सुनी तो मैं थोड़ा सा चौंका उस बात पे। उनका जो पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कह रहे थे कि आर्टिकल 6 में जब सिर्फ वो ये करता है, तय करता है गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, लेकिन इसका फ़ैसला बहरहाल पार्लिमान को करना है, और अगर ये बात पार्लिमान पर आती है तो फिर इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनकी राय हो सकती है। अच्छा, अगर वो कोई स्टैट्यूट कोर्ट कर देते या आप कोर्ट कर दे तो हमारे लिए तालिब इल्मों के लिए आसानी रहती है। हम तो कानून के तालिब इल्म है। जो हाई ट्रीज़न एक्ट है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोर्ट वापस पार्लियामेंट को रेफर करेगी। सही। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सज़ा पार्लियामेंट सुनाएगी। ये माजी में बरतानिया में पार्लियामेंट ने क्राम बिल को गालिबन सज़ा सुनाई थी। सही। तो उसको लेकर अगर कोई चलना चाहे, ये जो भी है, जो जुरिस्प्रूडेंस का मामला है, कानून इसके ऊपर खामोश है। कानून बहुत वाज़ेह बता देता तो फिर तो ठीक है, लेकिन कानून से जो आप इन्फर कर सकते हैं वो यही है कि इसको कोर्ट कहा गया, मामला कोर्ट के पास जाएगा। शर्त सिर्फ ये रखी गई है
तो मेरा ख्याल है कि उसने फैसला ही सुनाना है, पार्लियामेंट को नहीं भेजा जाएगा। अच्छा साहब, आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला मामला कोई इतना ईजी नहीं है, ये एक बड़ी टेढ़ी खीर बनती जा रही है। और आपको मालूम है कि जब मुशर्रफ साहब को यहाँ अदालत में बुलाया गया था इसी केस की समाअत के लिए, तो मैं उनके घर था चक शहजाद में, वहाँ से गाड़ियाँ निकली और हम जो ही ये जो कन्वेंशन सेंटर, हाँ कन्वेंशन सेंटर के करीब आई थी या बीमार हो गए थे, क्या खबर? वो तो कहते हैं कि वहाँ से उनको वापस कर दिया गया ना, और उसी देर रावलपिंडी पहुँच गए थे AFIC में, तो वहाँ उनको कमरा अलॉट कर दिया गया, तो फिर वो वहाँ पर ही बैठे रहे, तो फिर वहीं से कराची चले गए थे। तो और ये भी कहा जा रहा है कि उन दिनों में वो रात को चक शहजाद में अपने जो फार्म हाउस है उसमें आया करते थे। तो वो जो हुकूमत थी उसके लिए भी बड़ा इशू बना था, परवेज़ मुशर्रफ का जो केस था बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और फिर आपको मालूम है कि मुशर्रफ को बाहर भिजवाने ना भिजवाने पर भी हुकूमत के अंदर बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात थे, और कुछ लोग ये कह रहे थे भाई जान छुड़ाएँ, निकालें इसको। आसमा जहांगीर जैसी खातून भी ये बात कर रही थी उन दिनों में कि भाई ख़त्म करें मामला, क्या आप मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो लेकिन वो प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने मुकदमा कायम किया था उससे बेहतर था कि ना करते। नहीं, क्या मतलब क्या? नवाज शरीफ साहब ने एक इंतहाई कमज़ोर मुकदमा कायम किया जिसमें मुशर्रफ साहब का बरी होना नविश्ता दीवार है। ये कैसे? मैं अर्ज़ कर देता हूँ, हो सकता है कुछ और भी वजह, देखें थोड़ा सा मामला सब जुड़स भी है, हमने उसके ऊपर उसके कंटेंट को हम डिस्कस नहीं, हम भरपूर एहतराम करते हुए बात कर रहे हैं। हम जिस तरीके से मुकदमा बनाया गया ना उस सियासी डिसीजन के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं ना, वो फेडरल गवर्नमेंट का वो प्रोरोगेटिव था। देखिए मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कोशिश की कि होम्योपैथिक सा मुकदमा बना दें, इसको तंग करें थोड़ा सा, भले बाद में एक्विट हो जाए तो नवाज शरीफ साहब का फ़ायदा, तो देखें जी हमने तो मुकदमा कायम किया, आमरों को तो सज़ाएं नहीं मिलती। सही। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम टीपू सुल्तान बन जाएं अपने तहीं कि जनाब हमने तो आमिर को ट्राई किया। दूसरा ये था कि ऐसा कमज़ोर केस बनाओ कि वो बरी हो जाए और हम कहें कि देखें जी आमरों को तो पकड़ते ही नहीं। उसमें देखें इसमें चीज़ें ये थी कि आप सबसे पहले आपने 12 अक्टूबर से क्यों नहीं मुशर्रफ साहब को ट्राई किया, आपने 3 नवंबर से क्यों किया? सही। अच्छा, इसका वो जवाब ये देते हैं जी कि 12 अक्टूबर के जो इक़दाम था उसकी पार्लियामेंट तौसीक कर चुकी थी और 3 नवंबर की तौसीक नहीं हुई थी। अच्छा, जो पार्लियामेंट तौसीक करती है आर्टिकल 270 के तहत वो आर्जी तौसीक है, टेम्परेरी, और उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि निज़ाम रियासत चलता रहे। जबकि आर्टिकल हमारे यहाँ आर्टिकल 6 पे जितनी बहस हुई है हाई ट्रीज़न की आर्टिकल 6 के तहत हुई है। हालांकि मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 से ज़्यादा अहम आर्टिकल 12 है, उसकी सब क्लास 2 है। उसमें यह कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट ने किसी मार्शल लॉ को गैर आईनी इक़दाम को वैलिडेट भी कर दिया है वो फिर भी जुर्म है। सही। अच्छा, तो एक तो यानी जुर्म अपनी जगह मौजूद रहेगा, जुर्म अपनी जगह मौजूद रहेगा। एक तो इस पे और इसमें ये इशू है कि आपने 12 अक्टूबर को छोड़ के 3 नवंबर पे कर दिया ना। अच्छा, 3 नवंबर में भी एक टेक्निकल चीज़ है जिसका हमें फैक्चुअली पता होना चाहिए, फैसला तो कोर्ट ने करना है। 3 नवंबर को परवेज़ मुशर्रफ साहब जब उन्होंने एमरजेंसी लगाई थी वो उस वक्त आर्मी चीफ भी थे और उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। सही। अब एक बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, जो आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, लेकिन एमरजेंसी वो आर्मी चीफ के तौर पे लगा रहा है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे नहीं लगा रहा। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। क्यों ऐसा? मतलब आदमी सोचता है ना कि एक बड़े मनसब से आपने एमरजेंसी नहीं की, इख्तियार तो आपका इख्तियार भी था कम से आपने की, मुझे वो याद नहीं शायद नहीं वो था। अच्छा, आके जरदारी साहब ने सरेंडर किया तो इन्होंने बतौर आर्मी चीफ क्यों लगाई, ये बड़ा अहम नुक्ता है। इनकी राय गालिबन ये है कि जब मुशर्रफ साहब ने कू किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ज़फ़र अली शाह केस में इनको 3 साल के लिए हुकूमत करने का इख्तियार दिया गया था। सही। अच्छा, और अगले पैराग्राफ में कहा था कि आप हस्ब ज़रूरत आइन में तब्दील कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। अच्छा, जहाँ पे हुकूमत जी ज़फ़र अली शाह केस में जहाँ पे हुकूमत का हक है वो 3 साल के लिए, जहाँ पे आइन में तब्दीली का हक है उसके नीचे कोई कट आउट डेट नहीं है। अच्छा, वाह। तो हो सकता है कि जो वो हक चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब को बतौर परवेज़ मुशर्रफ नहीं मिला था, वो हक परवेज़ मुशर्रफ साहब को मिला था बतौर आर्मी चीफ। तो मुझे ये लगता है कि जो एमरजेंसी बतौर आर्मी चीफ लगाई गई थी उसके पीछे ये सोच मौजूद थी कि मैं ज़फ़र अली शाह केस के उस फैसले की रोशनी में जो मुझे इख्तियार मिला है मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब ये तो बहस होती, केस चलता उस तरीके से, मुशर्रफ साहब पेश होते, वो डरते वरते नहीं, वो पेश होते, अल्लाह उनको सेहत देता और अल्लाह उनको मज़ीद सेहत दे। नहीं डरते तो आप भी नहीं हैं। हाँ, ये उसने जाना ना डरते हैं ना मरते हैं। नहीं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। नहीं, मैं वो डरते हैं मरने की उसमें बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये उसमें देखिए। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है शाह साहब, और वो काफ़ी मतलब डरते डरते मैं अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, मुशर्रफ साहब से एनआरओ लेने के बाद आप तो मुशर्रफ थोड़े ही हैं। नहीं, मैं बहुत सारों से डरना पड़ता है। अच्छा, मैं तो कमज़ोर सा आदमी।
नहीं कमज़ोर तो भी नहीं है आप वैसे। अच्छा नहीं वो आप जिस्मानी सेहत का ताल्लुक आपके टार्जन होने से नहीं है। अच्छा वो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब NRO लेकर ये आए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, जिसने भी लिया, मियां साहब ने पता नहीं लिया या नहीं लिया, इन्होंने उसके बाद आइन में एक तरमीम की आर्टिकल 6 के अंदर। इन्होंने उसमें लिखा है कि कोई कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये आइंदा के लिए मार्शल लॉ को वैलिडेट नहीं करेंगे। नो कोर्ट शेल वैलिडेट। सही। अब शेल से मेरे जैसा आम तालिब इल्म ये समझता है कि शेल का ताल्लुक आइंदा के लिए। सही। यानी आइंदा अगर मार्शल लॉ कोई लगा या कोई coup हुआ या कोई गैर आईनी इक़दाम हुआ तो अगर कोर्ट्स ने उसको वैलिडेट कर लिया तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। सही। अमूमी परसेप्शन ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 12(2) ये कहता है कि आर्टिकल 6 के अंदर जब भी कोई तरमीम होगी उस तरमीम का इतलाक़ 1956 से होगा। ये अच्छा, ये एक एक्सेप्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जनरल रूल ये है, आर्टिकल 12 असल में बताता ये है कि जब आज आप एक कानून बनाएंगे उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, उसका इतलाक़ माजी पे नहीं होगा। आप आज करार दे दें कि सिगरेट पीने के ऊपर उम्र कैद होगी तो कल जिसने सिगरेट पी उसके ऊपर नहीं होगा, आज से होगा। लेकिन आर्टिकल 6 के अंदर जब कोई तब्दीली होगी तो उसका इतलाक़ 23 मार्च 1956 से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन जजेस ने 23 मार्च 1956 से लेकर आज तक मार्शल लॉ की तौसीक की है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने जो अमेंडमेंट कर दी है उसके मुताबिक उन पर आर्टिकल 6 लगता है। अब ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। ये मेरा ख्याल है उन्होंने गिफ्ट दिया है मुशर्रफ साहब को, जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने, कि आपने हमें NRO दिया, हम आपको जवाब में ये गिफ्ट देते हैं कि ये आर्टिकल 6 आइंदा के लिए इंशाल्लाह कोई लगाने का सोचेगा भी नहीं। अच्छा, इसमें उन्होंने एक और मस्ती क्या की, वैलिडेशन में उन्होंने जजेस के ऊपर तो ये बैन कर दिया कि नो जज शैल वैलिडेट, पार्लियामेंट को नहीं डाला। जज वैलिडेट करेगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। पार्लियामेंट भी तो तौसीक करती है ना मार्शल लॉ की। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट तो पूरी, फिर आप देखें, फिर आप अदलिया भी तो पार्लियामेंट की तरह एक मौका है। फर्द होते हैं ना, अफराद हैं, 12-13 फर्द नहीं होता, 12-13 भी हैं तो फर्द तो नहीं होते ना। फैसला साज हैं, मुनसिफ हैं, हालात के मुताबिक फैसला करते हैं, जो भी उनकी इंटरप्रिटेशन हो, डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी में हो या किसी और में हो। लेकिन आप या तो फिर ये करते ना कि पार्लियामेंट भी नहीं करेगी, अदलिया भी नहीं करेगी, जो वैलिडेट करेगा मार्शल लॉ को उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, फिर तो बात ठीक थी। पार्लियामेंट को तो रख दिया साइड पर और अदलिया के ऊपर आर्टिकल 6 सब क्लास 3 लगा दी। सही। अच्छा, अब वो उसमें वो शेल नहीं है शाह जी, वो 23 मार्च 1956 से उन्होंने वो खोल दिया है। अब अगर ये देखिए, ये क्योंकि पहली दफ़ा यह मुकदमा है और इसमें बड़ी चीज़ें थी, अब ये केस चला होता, इसके अंदर बहस हुई होती अच्छे तरीके से, हमने जाके वो सुनी होती, काउंटर आर्गूमेंट्स हुए होते, तो मामला खुल के सामने फिर बहुत सारी चीज़ें हम तालिब इल्मों के सामने आती ना। अभी वो नहीं आया, अभी उस तरीके से चीज़ें सामने नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें सामने नहीं है तो ये फिर कैसे फैसला कैसे आ रहा है? देखिए, मैंने तो केस को, सच्ची बात है कि चूँकि मुशर्रफ साहब पेश ही नहीं हुए उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था, तो केस में उस तरह आम तालिब इल्मों की दिलचस्पी नहीं रही कि हम जाके सुनते कि क्या हो रहा है। तो जो बहस हुई है, उसका जो रिपोर्टिंग हुई है, उससे कोई सही मंजर हमारे सामने नहीं है। हमें कामिल समझें, इसमें हमारी कोताही समझें, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स हमने देखी होती, सुनी होती तो फिर और बात होती ना। और वो ज़ाहिर है हम तब जाते और शौक से सुनते जब मुशर्रफ साहब कोर्ट में खड़े होते और वो अपने आप को डिफेंड करते। देखिए, अब आइन में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो मार्शल गैर आईनी इक़दाम करेगा, जो उसको फैसिलिटेट करेगा, जो उसको इंस्टिगेट करेगा, जो उसको आएगा, इन सब के ऊपर लगेगा। यहाँ पे आपको पता है कि जमात इस्लामी के लोग, फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, I'm sorry, बहुत से लोग नहीं, आप बहुत से लोग, आप पाकिस्तान की एक सियासी मजहबी जमात जो मंसूरा में जिनका ऑफिस है, नहीं, बस जो बहुत से लोग पहले मुझसे नाराज़ हैं। अच्छा, वो कहा करते थे कि फ़ौज अपना आईनी किरदार अदा करे इंतकाल इक़्तिदार में, यानी वो ये जब तंग हो जाते थे बेनज़ीर साहबा से या नवाज शरीफ से, तो ये कह रहे थे कि फ़ौज अपना आईनी किरदार अदा करे। हुकूमतें बदलने में तो फ़ौज का कोई आईनी किरदार नहीं है। कौन से आईनी किरदार की बात करते हैं? इसका मतलब है कि ये इंस्टिगेट करते थे। जब हमारे पास एंकर्स बैठ कर कह रहे थे कि मार्च में मार्च होगा, सितंबर सितमगर होगा, और पता नहीं पूरी नवंबर का भी पूरी कवाली है, पूरी कवाली है। यूँ लगता है कि जो फारिग है वो जासूसी करने बैठ जाता। सही। अब वो भी तो इंस्टिगेशन में आती है। अब ये एक फैक्चुअल वाक़या है कि मुशर्रफ साहब ने अकेले लगाया माशाल्लाह जो भी किया, या उनके साथ कुछ और लोग भी थे, किस ने उनको उकसाया, कौन उनके साथ रहा में थे, और मैं मुझे याद है शरफगंज साहब, हाँ, शरफ न्याजी साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत प्यारे आदमी थे। उनसे मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में पूछा उनको तंग करने के लिए, मैंने कहा आप आइन शिकन हैं, तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा नहीं मैंने 5 दफ़ा आइन तोड़ने वालों का साथ दिया है, तो कर लो तुम मुकदमा। बल्कि उन्होंने तो मुझे कुछ और कहा था। 5 दफ़ा कैसे? तो उन्होंने गुस्से में कहा था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा आइन शिकनों के साथ। परवेज़ लाई की तरह कह रहे होंगे कि 100 दफ़ा पता नहीं कब खड़े रहे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मेरे ऊपर केस कर लो ना, फिर तुम मुशर्रफ के ऊपर केस करना। और अगर शरफगंज न्याजी साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी देता
और मुशर्रफ का केस वो लड़ते, तो मेरा ख्याल है कि ये बेबसी ना होती जो मुशर्रफ साहब को बाद में देखनी पड़ी। बैरिस्टर सैफ की वजह से वो नाराज़ हुए, बैरिस्टर सैफ ने उनको ऑफिस में उनसे बदतमीज़ी की, और बैरिस्टर सैफ साहब आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। पता नहीं वो 22 साल जद्दोजहद में उनके कितने दिन। अच्छा, वो असल में एक तो ये याद नहीं रहता कि बैरिस्टर साहब MQM में हैं, बैरिस्टर साहब तहरीक इंसाफ में हैं। वो बहुत तजर्बाकार। आपको कैसे किसका याद रहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट में से? आपको किसका याद है कि वो किसी एक पार्टी में रहा? मुझे बस एक मौलाना फजल रहमान साहब और सिराजुल हक साहब याद हैं, जो अपनी पार्टियों में हैं अभी तक। सिराजुल हक साहब का तो आप कह सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब तो देखें ना, उलमा इस्लाम की इस्लाम के उलमा की जमीयत है। साहब के खिलाफ बात नहीं हो सकती, फिर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। मौलाना फजल रहमान बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन सुने ना, वो उलमा के इस्लाम की उलमा की जमीयत अगर फे और सीन हो जाए, काफ भी थी एक दौर में, काफ भी थी, और भी मुस्लिम लीग काफ थी। अभी तो उन्होंने वैसे बंदोबस्त किया है कि इसमें मजीद तकसीम ना हो। उन्होंने अपने पोतों तक की तकरीबन रहनुमाई धरने से करवा दी है कि अहले इस्लाम, आपका लीडर मेरे बाद मेरा साहबजादा, और मेरे साहबजादे के बाद ये उनका साहबजादा। सही। खैर और भी बड़ी कहानियाँ, कुछ खानसामों की भी हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन चलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सही बात। जैसे तनख्वाह जहाँ से मर्जी आती है और खिदमत जहाँ पे कोई मर्जी करता हो, ये रियासत का काम है, आपका और मेरा काम नहीं है। अगर किसी के घर को खिदमत करने वाले को तनख्वाह रियासत देती है तो ये आपका और मेरा काम तो नहीं है ना। नहीं, असल में तो टैक्स देता हूँ, मेरा काम है उसके लिए खिदमत। नहीं, वो इस्लाम की खिदमत में अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम? देखें, अगर आप इस तरह बातें करेंगे फिर मैं भी करूँगा। अच्छा, मैं फिर बेहतरीन बहस ना खत्म कर दें। मैं नहीं करता। ये तो वो बात होगी ना कि अब मैं आप जवाब में सिराजुल हक साहब के खिलाफ करेंगे। वो सिराजुल हक साहब शरीफ आदमी है, दही के साथ कुलचा खा रहे हैं एक कोने में बैठ के, आपको क्या कह रहे हैं वो? मैंने सुना दही के साथ चाय भी। वो किसी ने कहा था कि अगर दूध से चाय बन सकती है तो दही से क्यों नहीं बन सकती? हाँ यार, चाय लाएं भाई, ये बंदा इन्हीं का ही है। मेरा चाय पीते हैं जी। मेरा जब गुफ्तगू इस तरह चली जाए ना, वो हमने एक मजमून पढ़ा था कुत्ते। नहीं, वैसे भी सिराजुल हक साहब के खिलाफ बात जो है ना, नहीं करता। सिराज साहब के खिलाफ और फजल रहमान साहब के खिलाफ क्यों फतवा लगवाना है शाह जी? आप तो मुस्तनद क्या कहते हैं सपूत हैं इस्लाम के, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। मैं किसी को उसको फतवे की जद में आ गया ना, आपको दरअसल निज़ामी की जहरी डिग्री दे देंगे, कोई मसला नहीं है। वहाँ भी जहरी डिग्री मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। कई मतलब अरकान असम्बली जो हैं, आजकल आप कुछ सुना है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं बाहर वाले के साथ, तो आपको अब मदारिस की डिग्रियां जाली लगनी शुरू हो गई। वो एक मौलवी साहब को 50 से काले मेरे खिलाफ लिख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी आसिफ साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग आज हमारी गुफ्तगू हुई है, और अब इंतज़ार करते हैं हमारे फैसले का, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ क्या होता है। तो जब फैसला हो जाएगा फिर अगली बात हम ज़रा बैठ के करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, इमरान खान साहब के साथ आसिफ साहब की बड़ी दोस्ती और ताल्लुक़ जो है वो कायम होता जा रहा है, और आप उनसे सवाल करते जा रहे हैं, और क्या पहले स्टूडियो में बुला के सवाल किया करते थे। तो ये इतने एंकरों को इमरान खान साहब बुलाते हैं, तो आपको क्यों नहीं बुलाते? खैर चाय पी ले, फिर इस पर बात करते हैं। चलें चाय पीते हैं जी, बस ठीक है। मतलब बात नहीं करनी, ये बात की असल में ये है।